Once again, welcome you all to the Sports Science Academy, and today we are going to study physiology of cardiorespiratory system. तो सबको पीपीटी दिख रही है? लेट मी शेयर द स्क्रीन. नहीं दिख रही सर. ओके मेरे को स्क्रीन शेयर कर दें दो. जिस मोमेंट पे आपको पीपीटी दिखना बंद हो जाए उस टाइम पे मेरे को इन्फॉर्म कर देना. ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन. ओके, नाउ इज इट विजिबल? पीपीटी सबको दिख रही है? ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं. सर दिख रही है. हाँ चलो शुरू करते हैं. देखो, बेसिक अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की. अगर हम बेसिक देखें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सबको पता है. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ये सारी चीज़ें आपको पता है. यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं जाएंगे. हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो रिलेवेंट है आपकी एग्ज़ाम के हिसाब से, जो हेल्पफुल है हमारी यूपीपीएससी मेंस के लिए. तो यहाँ मैं उसके हिसाब से पढ़ाऊँगा, ना कि यूजीसी नेट के हिसाब से, ना कि बेसिक्स बहुत ज़्यादा. तो लेट्स कम टू द टॉपिक डायरेक्टली. और जो लेट ज्वाइन कर रहा है 8 बजे के बाद, वो कल से टाइम पे ज्वाइन करना. रवीर मंडल, प्रबीर, अर्चना, कल से 8 बजे से पहले ज्वाइन करना, ठीक है? तो कंडक्शन सिस्टम आप सभी को पता ही है. ये आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर. दैट इज़ अ बेसिक कंडक्शन सिस्टम, है ना? ये सब आपको पता ही ऑलरेडी. ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप पीपीटी में देख सकते हो और पुराने लेक्चर में भी देख सकते हो. हमारे हार्ट के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो किन चीज़ों का होता है. सपोज कंट्रोल अगर मैं बात करूँ कि किसी भी हमारे हार्ट की एक्टिविटी इंटेंसिटी, कि कितना ब्लड पंप कर रहा है वो, हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड इज डिलीवरिंग टू द वर्किंग मसल्स और द टोटल बॉडी सिस्टम, उसका जो रेगुलेशन है वो 3 टाइप से है. पैरासिम्पेथेटिक रेगुलेशन है, सिंपैथेटिक है, और एंडोक्राइन सिस्टम है. मतलब ये तीनों चीज़ें इफेक्ट करती है हमारी हार्ट रेट कितनी होगी, ब्लड प्रेशर कितना होगा, कार्डियक आउटपुट कितना होगा. ये तीनों चीज़ें डिसाइड करती है कि हार्ट की एक्टिविटी कितनी है एट प्रेजेंट. पैरासिम्पेथेटिक प्लेज अ रोल व्हेन वी इन अ रेस्ट कंडीशन. जब हम रेस्ट की कंडीशन में होते हैं तब ये डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है, राइट? आप सभी को पता ही है. ड्यूरिंग रेस्ट एंड रिकवरी, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम प्लेज अ डोमिनेटिंग रोल. एंड ड्यूरिंग द फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कुछ ऐसी कंडीशन में आते हैं जो हमारे लिए अर्जेंसी होती है, उस टाइम पे सिंपैथेटिक. और एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारे हार्मोनल सिस्टम है, वो भी हमारे हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, कार्डियक आउटपुट को रेगुलेट करते हैं, राइट? नाउ अब बात करते हैं हम रिस्पॉन्स की, एक्यूट रिस्पॉन्स और क्रोनिक रिस्पॉन्स की. क्या चेंजेस होते हैं हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट में, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, किस कंडीशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में देखेंगे. कि हार्ट रेट बढ़ता है तो किस कंडीशन में बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, हार्ट को कैसे पता चलता है कि हार्ट को ज़्यादा स्पीड से पंप करना है, स्ट्रोक वॉल्यूम के क्या फैक्टर्स हैं. हम डायरेक्टली आंसर में ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि ड्यू टू एक्सरसाइज देयर इज इंक्रीजिंग स्ट्रोक वॉल्यूम. नहीं, हमें इसके फैक्टर्स भी लिखने हैं. क्या क्या फैक्टर्स है, किस किस कंडीशन में कितना स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना? तो ये एप्लीकेशन बेस्ड अलग अलग कंडीशन में क्या क्या फैक्टर्स है, इन सभी चीज़ों के, ये सारी चीज़ें हमें आंसर में लिखनी है. तब हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे और अच्छा एक इम्पैक्ट होगा आंसर का, राइट? तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि अभी आप रेस्ट कंडीशन में हो, है ना? तो अभी आप रेस्ट कंडीशन में हो, तो रेस्टिंग कंडीशन में कितना हार्ट रेट होता है और हमारा कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5 लीटर. नॉर्मली 5 लीटर होता है.
जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो नॉर्मली 20 to 25 लीटर तक जाएगा, नॉर्मल मॉडरेट, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल पर्सन का नॉर्मल इंटेंसिटी पे इतना जा सकता है, ठीक है। मैक्सिमम तो 40 लीटर भी रिपोर्ट किया गया है, वो कंडीशन की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल इतना जाएगा। अब सवाल ये आता है कि 5 लीटर से 20 लीटर तक कार्डियक आउटपुट कैसे बढ़ेगा, है ना, कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा कार्डियक आउटपुट, कैसे बढ़ेगा, हार्ट रेट में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम में, ये दोनों इंक्रीज होंगे, ये दोनों इंक्रीज होंगे ना, तभी तो टोटल कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। है ना, काइंडली रिस्पॉन्स, ओके। सो अब सवाल ये आता है इससे पहले कि हार्ट रेट कैसे इंक्रीज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा, हार्ट रेट कैसे इंक्रीज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्यूट रिस्पॉन्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। एक्यूट रिस्पॉन्स, अभी आप सिटिंग कंडीशन में हो एंड यू स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज, then there will be a various changes takes place in your body, increasing heart rate, increasing stroke volume, increasing cardiac output. There will be a redistribution of blood from internal organs to the muscles की तरफ blood का flow ज़्यादा हो जाएगा, और blood pressure में भी changes देखने को मिलेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा हार्ट को, अब देखते हैं इसके पीछे क्या है रीज़न। अभी हम स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे इसका बैकग्राउंड, कि अब हम जब एक्सरसाइज करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, तो मसल्स में क्या चेंजेस देखने को मिलता है, मसल में क्या चेंजेस दिखता है, मैकेनिकल चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, मूवमेंट करते हैं तब, मतलब लैक्टिक एसिड बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेस कंट्रैक्शन होगा, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा मसल्स का, तो ये कई सारी चेंजेस होते हैं। तो ये चेंजेस को कौन कैरी करेगा, रिसेप्टर्स, ब्रेन तक, मैंने कल भी आपको बताया था। द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द मसल ड्यूरिंग द एक्सरसाइज विच कैरी फॉरवर्ड थ्रू द रिसेप्टर टू द ब्रेन, है ना, ये रिसेप्टर्स आगे बढ़ेंगे, उसके रिस्पॉन्स में ब्रेन क्या करेगा, उसके रिस्पॉन्स में ब्रेन एक्टिवेट कर देगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये है बैकग्राउंड, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि चेंजेस को रिसेप्टर्स कैरी करता है ब्रेन तक, और उसके रिस्पॉन्स में ब्रेन क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ तक क्लियर है सबको, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, इन रिस्पॉन्स टू दिस एक्टिवेशन एंडोर्फिन, सॉरी एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का लेवल, हार्मोनल लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके वजह से क्या होगा, जब ये हार्मोनल लेवल बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, इस वजह से ये जाएंगे कहाँ पर जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप, ये कहाँ जाएंगे, यस जिसने पिछली वीडियो देखी है मेरी वो बताओ, अगर इसमें से किसी ने देखी है तो कहाँ जाएंगे, यस वेरी गुड, यस ये जाएंगे बीटा रिसेप्टर के पास, और उसको जाके बोलेंगे कि रिक्वायरमेंट है ब्लड की यहाँ पे, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, कंट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी हार्ट की, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, हार्ट रेट बढ़ रहा है और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ेगा हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर है सबको। पहला स्टेप क्या है, मस्कुलर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हुआ, इस इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर ने ब्रेन तक पहुँचाया, मैकेनो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर्स, ब्रेन ने सेकेंड स्टेप, ब्रेन तक गया इंफॉर्मेशन, सेकेंड स्टेप, इन रिस्पॉन्स टू दिस ब्रेन एक्टिवेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसके बाद में एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हुआ और बीटा रिसेप्टर से जाके कंबाइन हुआ और उसके रिस्पॉन्स में हार्ट रेट बढ़ा।
अब ये फ्लो चार्ट अगर आप बना देते हो तो आपका वहाँ पे बहुत बढ़िया, ये अगर टॉपिक पूछे कि एक्यूट इफेक्ट क्या होता है, आपने अगर ये फ्लो चार्ट बना दिया तो इट विल गिव वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट चेक करने वाले के, इसमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और आपके बहुत ही पॉजिटिव उसको लगेगा कि हाँ इसको काफ़ी नॉलेज है। क्या है फ्लो चार्ट में आप क्या बना सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना दिया, ठीक है, यहाँ स्ट्रेस एंड रिलैक्स लिख दिया, स्ट्रेस केमिकल चेंजेस, फिर उसके बाद में क्या यहाँ पे बनाओगे, रिसेप्टर बना दिया यहाँ पे। ये ध्यान रखना, ऐसे आपको पैराग्राफ में आंसर सिर्फ पैराग्राफ में नहीं लिखे जाते हैं, इन्फॉर्मेशन हम छोटे से की पॉइंट्स में भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रिसेप्टर, फिर यहाँ पे क्या बना दिया, ब्रेन, फिर ब्रेन के बाद क्या बना दिया, एक्टिवेशन ऑफ, यह मेरे पास डायग्राम बना हुआ है, मैंने बताया हुआ है, लो आपको दिखाता हूँ, ये आप देख लो। अगर आप ये एग्जाम में आपसे पूछे एक्यूट चेंजेस, अगर आप ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन डाल के आ जाते हो तो इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा आपके आंसर में। इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग पैराग्राफ, दिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड फ्रूटफुल की पॉइंट्स, ठीक है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगा, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे सेंट्रल कमांड थ्योरी, आप हेडिंग डाल सकते हो। क्लियर है सबको यहाँ तक सेंट्रल कमांड थ्योरी क्या होता है? तो ये 2 डायग्राम बना के आना है आपको, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस, अर्चना, हिमांशु, संदीप। सर एक बार सर ना थोड़ा सा समझा दीजिए, मतलब हाँ बताता हूँ मैं, इसी डायग्राम में सर समझा दीजिए। हाँ हाँ बताता हूँ, हाँ, ठीक है ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या चेंजेस हुए, हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, मसल्स में स्ट्रेस रिलैक्स होता है, चेंजेस होता है ना मसल्स में। जी सर। मैं कल से बोल रहा हूँ सबको टाइम पे ज्वाइन करना, यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है, स्क्रीन देख रहा हूँ तो पता चल रहा है, वरना ऐसे पता भी नहीं चलेगा। काजल, प्रबीर, दयावीर सर, काइंडली ज्वाइन ऑन टाइम। यहाँ मैकेनर, हाँ, ये जो स्ट्रेस एंड रिलैक्सेशन होता है मसल्स जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो, है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, ब्रेन में जाएगी। ब्रेन को पता चलेगा ना कि हमारी मसल्स एक्सरसाइज कर रही है, और एक्सरसाइज करते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं कि नहीं होते, केमिकल चेंजेस होते हैं ना, राइट, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, तो वो केमिकल चेंजेस भी ब्रेन तक फॉरवर्ड होंगे, है ना। और क्या क्या चेंजेस होंगे, केमिकल चेंजेस में क्या देखें, लैक्टिक एसिड का बढ़ना और कार्बन डाइऑक्साइड का चेंजेस होना, ये सारी चीज़ें चेंजेस होंगे ना, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है। एक्सरसाइज से होने वाले एक्यूट चेंजेस ब्रेन तक कैरी होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? फर्स्ट स्टेप, यहाँ तक समझ में आया? हेलो सत्यम? यस सर। हाँ, सेकेंड स्टेप क्या है, अब जब ब्रेन को पता चल गया, मतलब कौन सा पार्ट को, हाइपोथैलेमस पार्ट को, अब ब्रेन को पता चल गया कि भाई कुछ चेंजेस हुए हैं हमारे मसल्स, हमारी बॉडी में, मतलब रिक्वायरमेंट है ब्लड की, ये सब चेंजेस दिख रहे हैं वो अनयूजुअल है, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, ब्रेन क्या एक्टिवेट करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। सेकेंड स्टेप, इन रिस्पॉन्स टू दिस चेंजेस ब्रेन एक्टिवेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, मतलब ये एड्रेनलिन हार्मोन है ना, ये इसका हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, ये रिलीज हो जाते हैं, और ये हार्मोन कहाँ पे जाएंगे, अब ये जो चेंजेस हुए हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, ब्लड पहुंचाना मसल्स तक, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मतलब एक्सरसाइज कर रहे तो ये सॉल्यूशन कौन देगा इसका, हार्ट देगा ना सॉल्यूशन, तो ये कहाँ पे जाएगा, हार्ट के पास, और हार्ट में, हार्ट इतना बड़ा है, वो बड़ा बिजी है,
कोई तो होगा जो इस चीज़ को लेगा, उसका नाम है बीटा रिसेप्टर। ठीक है, तो ये एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन बीटा रिसेप्टर के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड सप्लाई, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लड एक्सरसाइज हो रहा है, बाइसेप्स में कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, तो ब्लड सप्लाई ज़्यादा की जाए। तो जिससे क्या होगा, एसे नोड की फायरिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ी आएगी, हार्ट रेट बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, फोर्सफुल अपना जो हार्ट है एकदम अच्छे से फोर्सफुल कंट्रैक्ट रिलैक्स होगा, तो अल्टीमेटली स्ट्रोक कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। क्लियर है सब? अभी क्लियर है सत्यम? किसने पूछा था वापस पूछने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए? क्लियर है? यस सर पूरा। हाँ ठीक है। जी सर क्लियर है। हाँ, तो ये डायग्राम बना के आना है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो ये डायग्राम जरूर बना के आना है, वहीं से समझ में आ जाएगा कि इसको सब कुछ क्लियर है। अगर ये आपने बना दिया तो पैराग्राफ उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी सब। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल कमांड थ्योरी। ओके, नाउ हार्ट रेट। अब हार्ट रेट बढ़ेगा तो कंटिन्यूस हार्ट रेट बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, प्लेटू तक जाएगा। एक्सरसाइज करने से पहले कई बार हार्ट रेट बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी रिस्पॉन्स। अब एक और सवाल ये आता है, ये प्रोसेस होने में काफ़ी टाइम लगेगा, पर हमारा हार्ट रेट तो इमीडिएटली बढ़ जाता है, ये प्रोसेस में थोड़ा सा डिले है, पर हमारा हार्ट रेट तो हम जैसे ग्राउंड पर उतरेंगे और हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्या एक और रीज़न है जो हार्ट रेट को बढ़ाता है? अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्टर कुछ और भी है जो हार्ट रेट को बढ़ाता है। क्या बढ़ाएगा हार्ट रेट को? यहाँ पे एक एनिमल है, सिंपल से लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। एनिमल है, ये बन के रखा हुआ है, किससे बांध के रखा हुआ है? चेन से। इसको क्यों बांध के रखा चेन से? इसको चेन से क्यों बांध के रखा है? ताकि ये भाग ना जाए। जब ये चेन ब्रेक होगी तो क्या होगा? यस, रिस्पॉन्स। जब ये चेन ब्रेक हो जाएगी तो क्या होगा? भाग जाएगा सर। एनिमल भाग जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमारा हार्ट रेट भाग जाती है, उसको एक चेन से बांध के रखना पड़ता है। एक चेन है जो हार्ट रेट को बांध के रखती है। अगर ये चेन काम करना बंद कर जाए तो ये हार्ट रेट भाग जाएगी, बहुत तेज, 100 से ऊपर हो जाएगी। उस चेन का नाम है वेगस नर्व। that is the वेगस that is the 10th cranial nerve which controls the heart rate, which maintain the heart rate below 100 beats per minute. If I withdraw the work of this vagus nerve, अगर मैं इसका काम करना बंद कर देता हूँ तो हार्ट रेट आपको ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये चेन को जैसे ब्रेक करूंगा एनिमल अपने आप भाग जाएगा। वैसे ही द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ एक्सरसाइज, सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है एक्सरसाइज का दिस विड्रॉल ऑफ वेगस नर्व, इसका काम करना बंद होना। ठीक है, तो विड्रॉल हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, जो हार्ट रेट थी वो अपने आप बढ़ जाएगी 100 बीट्स पर मिनट से ऊपर। तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्स हो गया। तो आंसर में आप कैसे लिखोगे? एक्यूट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, पहला लिखोगे विड्रॉल ऑफ वेगस नर्व, ऐसा पॉइंट डालोगे आप। फॉर एग्जाम पर्पस में क्या बता रहा हूँ, इंक्रीजिंग हार्ट रेट, पहला पॉइंट इंक्रीजिंग हार्ट रेट। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, विड्रॉल ऑफ वेगस नर्व। हेडिंग डालना है आपको, उसके अंदर लिखना है व्हेन वी डू एक्सरसाइज द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ इंक्रीजिंग हार्ट रेट इज ड्यू टू विड्रॉल ऑफ वेगस नर्व, दैट इज द 10th cranial nerve विच मेंटेन द हार्ट रेट बिलो 100 बीट्स पर मिनट। ये आपको लिखना है फर्स्ट पॉइंट। क्लियर है? लिख लो सब, कॉपी साथ में रखो। ये फर्स्ट पॉइंट लिखना है एक्यूट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज का। लिख लिया? हेडिंग लिख लो बस, बाकी अपने लैंग्वेज में लिख लेना इसके अंदर। कंप्लीटेड एवरीवन? यस सर। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे आप? सेकेंड हेडिंग क्या लिखोगे? सेकेंड रीजन ऑफ सेंट्रल कमांड थ्योरी।
सेंट्रल कमांड थ्योरी लिखोगे, इसकी हेडिंग सेकंड। इसके अंदर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपको वो पूरा फ्लो चार्ट बनाओगे, जो अभी आपको एक्सप्लेन किया वो पूरा फ्लो चार्ट बनाओगे और उसको अपने वर्ड्स में लिखोगे। फिर ये सेकंड, पहले फ्लो चार्ट बनाना है फिर उसको अपने वर्ड्स में लिखना है, ये सेकंड पॉइंट, ठीक है। लिख लिया सबने? यस सर। हाँ, इसके अंदर क्या हुआ, इंक्रीजिंग हार्ट रेट, और ये जो हार्ट रेट है इसके साथ में स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, ये सब इसके वजह से बढ़ता है, सेंट्रल कमांड थ्योरी, है ना। तो फिर बाकी की इन्फॉर्मेशन आप ये लिख सकते हो, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये पढ़ लो। ठीक है, एक्सरसाइज के टाइम पे हार्ट रेट बढ़ता है फिर जाके प्लेटू हो जाता है, ये सब चीज़ें काम की नहीं है। अभी जिसको देखना हो वीडियो में देख सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम, यू कैन रीड द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ईयर, ट्रेंड अनट्रेंड और एलाइट एथलीट में क्या हार्ट रेट होता है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम के फैक्टर्स, अब सेकंड पॉइंट आप क्या लिखोगे यहाँ पे, स्ट्रोक वॉल्यूम। थर्ड पॉइंट, इंक्रीजिंग स्ट्रोक वॉल्यूम, लिखो इंक्रीजिंग स्ट्रोक वॉल्यूम। इसके अंडर में क्या आएगा, दिस विल द थर्ड पॉइंट। इसके अंडर में क्या आएगा, वही सेंटेंस कॉमन जो आप लिख सकते हो, एक दो लाइन। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय, हाँ, ये तो है वन इन अ सिंगल बीट, है ना। नॉर्मली इतना होता है, रेस्ट से एक्सरसाइज करते जाएंगे तो कंटिन्यूस इंक्रीज होगा। हाँ, अप टू 50 to 60% फॉर द नॉर्मल एथलीट, नॉर्मल पर्सन। ट्रेंड एथलीट में इसके बियॉन्ड भी बढ़ता है, ठीक है। अब सेकेंड, इसके अंदर क्या लिखोगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रोक वॉल्यूम। इसके अंदर में और फर्दर क्या लिखोगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। लिख लिया सबने? सर। इसके अंदर लिखोगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रोक वॉल्यूम। अब क्या फैक्टर्स होते हैं जो स्ट्रोक वॉल्यूम को अफेक्ट करेंगे ड्यूरिंग एक्सरसाइज। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको सामने है, क्या स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, इतने तक बढ़ता है ना। अनट्रेंड में क्या होता है कि 50-60 तक बढ़ता है, फिर ट्रेंड में उसके बियॉन्ड भी बढ़ जाता है, अनट्रेंड में 50-60% ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी तक बढ़ता है बस। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है आपको पता ही है नॉर्मली। अब फैक्टर्स देखो, ये फैक्टर्स है। मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं आपसे कि एक बलून है, उसको मैं प्रेस करूंगा, उसके अंदर से जितना पानी निकलेगा वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहला कि साइज है कितने का बलून का, 2 रुपये वाला बलून है या 10 रुपये वाला है। बड़ा बलून, बड़ा ज़्यादा पानी आएगा, ज़्यादा पंप होगा। कितनी फोर्सफुल हम इसको प्रेस कर रहे हैं, सेकेंड पॉइंट। थर्ड, इसमें कितना रिफिलिंग हो रहा है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो वही सारे फैक्टर्स है। विनस रिटर्न, पहला हेडिंग ये लिखोगे, ये सारे पॉइंट्स लिख लो आप। वेंट्रिकल डिस्टेंसिलिटी मतलब कितना लार्ज हो रहा है। अगर हार्ट की एबिलिटी है, अगर वो ज़्यादा लार्ज एक्सटेंड हो सकता है तो ज़्यादा इसके अंदर रिफिलिंग होगी। एंडोरेंस एथलीट की डिस्टेंसिलिटी बढ़ जाती है तो ज़्यादा ब्लड आ सकता है अंदर। ऐसे एग्जाम्पल भी लिखना है आपको। तो ज़्यादा रिफिलिंग होगी, और ज़्यादा रिफिलिंग होगी तो ज़्यादा ब्लड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। बताता हूँ अभी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है। थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, वेंट्रिकल कंट्रैक्टिबिलिटी। ज़्यादा फोर्सफुल से आप प्रेस करोगे बलून को तो ज़्यादा पानी निकलेगा बाहर, मतलब हार्ट से ब्लड। क्लियर है? और फोर्थ पॉइंट लिख दोगे पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, ये बताता हूँ अभी आपको मैं, उसके पहले जाएंगे हम। ये चारों पॉइंट लिख लिए सबने? हेलो, नो सर। जल्दी लिखो नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में लिखना। फटाफट लिखो सब, ठीक है। देखो, जब हम नॉर्मली रहते हैं, मतलब हमारा हार्ट के दो फेज होते हैं, डायस्टोल, सिस्टोल। मतलब डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन और सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन फेज। तो रिलैक्सेशन फेज में क्या होगा,
रिफिलिंग होगा हार्ट का, इट्स टाइम टू रिफिल। तो डायस्टोल के एंड में जब रिफिल हो चुका है तो एट द एंड जितना वॉल्यूम बचेगा उसको बोलेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब क्या हो रहा है, रिफिलिंग हो रहा है, रिफिलिंग हो चुका है, उसके एंड में जो वॉल्यूम बचता है पूरा फिल होने के बाद रिलैक्सेशन के टाइम पे, एट द एंड ऑफ रिलैक्सेशन जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिमेनिंग इन द हार्ट इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। जब वापस हम कंट्रैक्ट करेंगे उसके बाद में जो बचेगा उसको एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बचे बोलेंगे। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर। है ना? तो ये आगे काम देगी टर्मिनोलॉजी। ये फ्रैक्शन वैक्शन कुछ काम का नहीं है इसमें अभी। अब यहाँ पे हमने बात करी, इसके भी फर्दर आपके अंदर 2 पॉइंट लिखने हैं। ये वाले फर्स्ट पॉइंट के अंदर भी आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। जो वीनस रिटर्न है उसके फैक्टर्स क्या है। आप ऐसे हेडिंग लिख के आ जाओगे ना, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करोगे तब भी आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि यू आर गोइंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो इसके अंदर फर्दर 2 पॉइंट्स क्या होंगे, यस एनीवन कोई बताएगा जिसने वीडियोस देखी या फिर कोई क्लास की हो, बताओ। वीनस रिटर्न्स के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, 2 पॉइंट। पोजीशंस ऑफ द बॉडी, तो कैसे वो में ज्यादा होगा, कैसे में कम सही होगा। बोल रहे हो, बट वो एप्लीकेशन है, मैं फैक्टर्स बता रहा हूँ। फैक्टर पूछ रहा हूँ, क्या फैक्टर है जो वीनस रिटर्न को डिसाइड करेगा। सर इंटेंसिटी। नो नो, इट्स नॉट फिजिकल, इट्स फिजियोलॉजिकल। सर वो हाइट, हाइट कौन सी हाइट, मतलब मेरा कितने एक ऊपर मेरा होगी एक वो। सिंपल सा मेरा एक सिंपल सा सवाल है, ध्यान से सुनो। ये हार्ट है, हार्ट में कितना ब्लड फीलिंग हो रहा है वो किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा। मतलब क्या उसको रेगुलेट करेगा, क्या है जो फीलिंग को बढ़ाता है। कितना कॉन्ट्रैक्ट हो, मतलब सिस्टोल है, वो बात भी सही है, पर कितना मसल्स कॉन्ट्रैक्शन से पंप होके जो वेरी गुड, किसने बोला ये आंसर? है रवि। ठीक है, इसके 2 फैक्टर्स हैं, मस्कुलर पंप एंड रेस्पिरेटरी पंप, ये इसके अंदर लिखना है आपको। ठीक है, फर्दर 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है, मस्कुलर पंप एंड रेस्पिरेटरी पंप, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर है? यस सर। आप कैसे आप देख सकते हो, देखो ये डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो। रेस्पिरेटरी पंप थोड़ा सा समझाइए। एक मिनट देखो, मस्कुलर पंप कैसे, जब हम खड़े रहते हैं तो सारा ब्लड यहाँ इकट्ठा हो जाता है ग्रेविटी के थ्रू, है ना। मस्कुलर पंप हम जब रनिंग करेंगे तो हमारी जो काफ मसल्स है, सोलस मसल्स है, वो ब्लड को पंप करेगी ना ऊपर की साइड, ऊपर की साइड पंप करेगी ना, तो उससे रिफिलिंग बढ़ेगा ना, रिफिलिंग बढ़ेगा उससे, तो ये मस्कुलर पंप हो गया। अगर हम लगातार खड़े रहते हैं बिना हिले तो कई बार बेहोश हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ब्लड नीचे इकट्ठा हो जाता है और मसल्स पंप होता नहीं है। क्लियर? तो ये मस्कुलर पंप है। और रेस्पिरेटरी पंप क्या होता है, जो हमारा हार्ट है वो एक थोरेसिक कैविटी में रहता है, उसमें लंग्स रहती है, यहाँ यहाँ पे हार्ट रहती है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट या डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग कम हो जाता है ना। इसको ऐसे समझो, एक बड़ा बलून है, उसके अंदर छोटा बलून है, आप ये बड़े बलून को प्रेस करोगे तो छोटे बलून में भी प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। बड़े बलून के अंदर छोटा बलून पैक है, तो अगर मैं बड़े बलून को प्रेस करूंगा और रिलैक्स करूंगा तो वो प्रेशर चेंजेस छोटे बलून में आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो? यस सर। वैसे ही बड़ा बलून क्या है, थोरेसिक कैविटी, उसके अंदर क्या है, हार्ट है, लंग्स है, ये छोटे बलून्स है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम चेस्ट को अब, समझ गया सर। है ना, कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता है कि नहीं, चेस्ट चेस्ट की मसल, तो उससे प्रेशर चेंजेस होगा कि नहीं होगा। तो प्रेशर चेंजेस होगा तो ये ब्लड को ऊपर की साइड पुल करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है रेस्पिरेटरी पंप। तो ड्यू टू द थोरेसिक चेंज इन द थोरेसिक एक बार प्रेशर, और बताइए सर। एक ही बार बताता हूँ मैं। रेस्पिरेटरी पंप एक बार और बताइए। ठीक है, 1 मिनट। ये देखो,
ये है थोरेसिक कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी है, ये ब्लड की वेसल्स जा रही है, स्क्रीन दिख रही है सबको, और ये है हार्ट। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये प्रेस होगा, इन और आउट होगा ना, लंग्स, हमारे रिपकेज, ये पूरी रिपकेज है, ये इन और आउट होगी ना, प्रेशर में चेंजेस होगा कि नहीं होगा, ये रिपकेज है पूरी, होगा सर। तो ये प्रेशर में चेंजेस होगा, तो इसकी वजह से हार्ट भी पुश होगा कि नहीं होगा, यहाँ प्रेशर में चेंजेस होगा ना, ये वाला, होगा सर। ये प्रेशर में चेंजेस होगा, यहाँ पे इंट्राथोरेसिक प्रेशर चेंजेस होगा ना, व्हेन वी गो फॉर इन डेप्थ ब्रीथिंग, तो यहाँ पे इंट्राथोरेसिक कैविटी में जो प्रेशर है वो चेंज होगा कि नहीं होगा, प्रेशर पुश रिलैक्स, ठीक है, प्रेशर हाई लो ये सब चेंजेस होगा ना, हाई एंड लो का प्रेशर, क्योंकि हम ब्रीथिंग रेट ले रहे हैं, ब्रीथ ले रहे हैं फास्ट इन डेप्थ, तो जिस वजह से उस प्रेशर से क्या होगा, ब्लड ऊपर की साइड चढ़ेगा। क्लियर है? जैसे ब्लड प्रेशर नापते हैं हम, तो मर्क्यूरी कैसे ऊपर चढ़ता है, वैसे ही, बस ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ये, हाँ, तो ये रहा विनस रिटर्न के। तो आपने इसके अंदर क्या पॉइंट लिखा, 2 पॉइंट लिख लिए इसके अंदर, ये चारों फैक्टर्स, उसके अंदर फर्दर 2 फैक्टर्स, मसल्स पंप ऐसे लिखना है, और रेस्पिरेटरी पंप। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट, आप इसको पढ़ सकते हो। अब ये क्या होता है, इससे अगर हम देखें तो जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना, और कैसे है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कैसे बढ़ेगा, जैसे आप इलास्टिक रबड़ को ज़्यादा खींचोगे तो ये वापस रिटर्न आएगा ना, फोर्सफुल आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। तो ये भी फोर्स जनरेट करेगा ना। वैसे ही जब हमारे ब्लड में, जब हमारे हार्ट में बहुत सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है, ब्लड यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं हार्ट को पुश करेगा ना, ये एक बलून की तरह है, हम जैसे बलून में पानी भर देते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है ना स्टोर्ड, जैसे रबड़ को खींचना, तो ये रिटर्न बैक आएगा तो फोर्सफुल आएगा ना, जैसे रबड़ अपनी जगह पे आएगा तो फोर्सफुल ही आएगा ना। वैसे ही जब हमारे हार्ट में ब्लड रिफिल हो जाता है तो इसमें स्टोर्ड हो जाती है एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, जस्ट लाइक अ रबड़, जस्ट लाइक वी आर पुलिंग द रबड़। तो जब ये वापस प्रेस करता है तो ये फोर्सफुल वापस आएगा ब्लड इसमें से बाहर, राइट। तो ये जब कार्डियक मसल्स की हाँ, वैसे ही जैसे रबड़ का इलास्टिक हम लेंथ को बढ़ाते हैं, वैसे ही कार्डियक मसल्स की लेंथ भी बढ़ जाती है, इलास्टिक की तरह इसकी लेंथ भी बढ़ जाती है, और ये रिटर्न जब आता है तो फोर्सफुल आता है, तो जिसके वजह से क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एक और है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ जाएगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की वजह से। ब्लड ज़्यादा आने लगा हार्ट में, तो ब्लड ज़्यादा आने लगा तो ये इलास्टिक रबड़ ज़्यादा लेंथ होने लग गई इसकी, तो जिसके वजह से क्या होगा, ये वापस रिटर्न आएगा ना फोर्सफुली। तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। द इंक्रीजिंग एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम रिजल्ट्स इन लेंथनिंग ऑफ कार्डियक फाइबर्स which improves the force of contraction. Are you getting my point? इसको क्या बोलेंगे, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। आप ये हेडिंग डाल दोगे नेक्स्ट, स्ट्रोक वॉल्यूम के बाद तुरंत, ये ये हेडिंग डालना है आपको स्ट्रोक वॉल्यूम के आगे तुरंत। द मैकेनिज्म एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ फाइबर लेंथ ऑन कार्डियक कंट्रैक्टिबिलिटी is that increasing the length of cardiac fibers increase the number of myosin Crosby's interaction with acting and results in increasing force of production. समझ गए, जैसे रबड़ को पुल करना वो वापस अपनी जगह पे आएगा तो फोर्सफुली आएगा, वैसे ही when our heart fills completely, what we can say, there is after in diastolic volume with large amount of blood,
द लेंथ ऑफ कार्डियक मसल इंक्रीजेस विच रिजल्ट्स इन द इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन. गॉट इट? ठीक है. हाँ, तो ये नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे. इसके आगे क्या पॉइंट लिखना है आपको? यहाँ पे फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ हाईलाइट करके लिखना है ये सारी चीज़ें ब्लैक पेन से. इसके बीच में तुरंत गैप मत करना, ये चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए. हमें वहाँ नॉलेज का शो अप करना है, वहाँ नॉलेज लिखना नहीं है ज़्यादा, नॉलेज का. ठीक है, कोई बात नहीं, उससे लिखना ब्लैक ब्लू पेन से. नॉलेज का स्लो. हाँ ठीक है, जो जो है वो करो, जो है वो करो. मैं पेंसिल से हाईलाइट कर दो, उसको नीचे अंडरलाइन कर दो. कहने का मतलब है नॉलेज का शो अप करना है वहाँ पे आपको. ठीक है ना, आपको पता ही है कॉपी कैसे चेक होती है. ठीक है, तो एज अ टीचर खुद को क्या. यार याद तो नहीं है, भूल गए हम तो. चलो ये टॉपिक डिस्कशन का नहीं है, ग्रुप पे बता देना एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पक्का करके, इसमें टाइम नहीं लगाना हमें. नेक्स्ट है पल्मोनरी प्रेशर, ये कम हो जाएगा. नेक्स्ट हेडिंग क्या है? पल्मोनरी प्रेशर. ये क्यों कम होगा? इसके पीछे आपको मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा पेरिफेरल रेसिस्टेंस टोटल. अभी देखो, ये ब्लड है, ये ब्लड वेसल्स है, इसकी ब्रांच हुई फर्दर, ये ब्रांच होगी ना छोटी छोटी. हाँ, अ- जैसे नॉर्मली जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना, तो पल्मोनरी प्रेशर क्या बोल सकते हैं इसको, पल्मोनरी और पेरिफेरल रेसिस्टेंस कम हो जाता है. आता हूँ उस पॉइंट में, है ना, मैं सही पॉइंट बोले. ये सेकेंड चेम्बर है, इसकी ब्लड वेसल्स देखो बड़ी बड़ी है. तो ये बताओ किसमें से इजीली ब्लड फ्लो करेगा, इसमें से या इसमें से, ए या बी में से? हाँ, बी में से. क्यों क्यों आप इसमें से इजीली ब्लड फ्लो करेगा? सरफेस एरिया नहीं, सरफेस, इसको क्या बोलो? क्रॉस सेक्शनल एरिया. इसको क्या बोलोगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया. हाँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका? क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका? पहला पॉइंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है. यस, किसका ज़्यादा है क्रॉस सेक्शनल एरिया? पेरीफेरल ब्लड वेसल्स का. पेरीफेरल ब्लड वेसल्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है. अब पेरीफेरल ब्लड वेसल्स मतलब जो हमारे लिम्स में होती है, हाथों में होती है, पैरों में होती है, वो ब्लड वेसल्स को पेरीफेरल ब्लड वेसल्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये ब्लड फेज, जब हम एक्सरसाइज, ये रेस्ट के टाइम पे रहते हैं तो ऐसा रहता है. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो पेरीफेरल ब्लड वेसल्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, मतलब डायमीटर बढ़ जाता है. तो यहाँ से स्ट्रोक वॉल्यूम इजीली बाहर निकलेगा, आसानी से फ्लो करेगा ब्लड. ठीक है, इसके वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम में पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा. अब सवाल ये आता है कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा कैसे? यस एनीवन दोज हु विल वॉच और रीड द बुक्स, जिसने पढ़ा है कुछ बताओ. हाँ, और यस वेरी गुड, डेट इज अ प्रोसेस ऑफ वेसोडाइलेशन. वेसोडाइलेशन, हाँ, वेसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स किस वजह से होगा? क्या वेसोडाइलेटर्स कौन है उसमें, और याद करो. ये प्रोसेस का मतलब है, देखो इसमें लोकल वेसोडाइलेटर्स है मसल्स के वहाँ, लोकल वेसोडाइलेटर्स. सही, थोड़ा सा सही जा रहे हो. देखो कुछ कुछ दो तीन फैक्टर्स है उसमें, है ना, दो तीन वेसोडाइलेटर्स. एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ठीक है, सम आउट लैक्टिक एसिड भी वेसोडाइलेटर की तरह काम कर लेता है. ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिनिन कुछ होते हैं वहाँ पे, केमिकल्स रिलीज होते हैं ब्लड वेसल से. तो ये ब्लड वेसल जब एक्सरसाइज करते हैं ना हम रेगुलर या फिर लॉन्ग टर्म में एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, 30 मिनट से ज़्यादा रनिंग कर ली है, कोई एक्सरसाइज कर ली हमने, तो ये जो ब्लड वेसल्स क्या रिलीज करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है. और ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, वेसोडाइलेट कर लेता है. क्लियर है? क्लियर है यहाँ पे सबको? तो इसके अंदर आपको फ्लो चार्ट क्या बनाना है, कैसे लिखोगे इस चीज को आप एग्जाम में? जो हमारा फोर्थ पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट के अंदर आप क्या फ्लो चार्ट बनाओगे? ये आपको डायग्राम बनाना है, ध्यान से देखो.
ऐसा करके रख दिया रनिंग एक्सरसाइज। फिर यहाँ पे क्या कर दिया, ये ब्लड वेसल्स बना दी, ऐसी ब्लड वेसल्स बना दी। फिर ऐसा करके रख दिया इंक्रीजिंग नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, क्या होगा, वेसोडाइलेशन। ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है आपको, वेसोडाइलेशन, और ब्रैकेट में यहाँ लिख दोगे इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। उसके बाद में आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट इसको हॉरिजेंटली भी बना सकते हो, और इसके आगे क्या लिखोगे, डिक्रीज इन पेरिफेरल रेसिस्टेंस, पेरिफेरल रेसिस्टेंस। ठीक है, उसके वजह से क्या होगा, फर्दर इंक्रीजिंग स्ट्रोक वॉल्यूम। ऐसा आपको फ्लो चार्ट बनाना है, 10 ऑफ द 10। पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं उसको, आपने क्या लिखा है उसको पता चल जाएगा देख के कि इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका। समझ गए? सर ये फ्लो चार्ट एक बार कैसे पहला क्या लिखोगे इसमें, यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स हो गई, आपने यहाँ पे एक्सरसाइज कर दिया, एक्सरसाइज कुछ ना कुछ इनपुट रहेगा ना, एक्सरसाइज, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी। उसके वजह से क्या हुआ, ये ब्लड वेसल्स में से क्या निकला, रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ये लिख दोगे, थ्रू एंडोथेलियल लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, एंडोथेलियल लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, जो इनर साइड है लेयर की, वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज होता है। उसके वजह से क्या हुआ, वेसोडाइलेशन हुआ। उस वेसोडाइलेशन की वजह से क्या हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा। उस क्रॉस सेक्शन एरिया के बढ़ने की वजह से क्या हुआ, पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ा। जाहिर सी बात है, ब्लड ज़्यादा जगह रहेगी तो रेसिस्टेंस कम रहेगा ना। एक छोटा गेट है, एक बड़ा गेट है, उसमें से भीड़ बाहर निकलेगी तो जो बड़े गेट में से आसानी से निकलेगी, छोटे गेट में से लोग, पीपल जो हैं वो, अगर क्राउड निकलता है तो धक्का मुक्की करेंगे, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पेरिफेरल रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, ताकि क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्लियर है? ब्लड इजीली फ्लो होगा। तो ये मैंने क्या बताया है आपको, ये फोर्थ फैक्टर बताया, स्ट्रोक वॉल्यूम का फोर्थ फैक्टर, ये वाला। क्लियर है? इसमें से पढ़ लेना, यहां तक क्लियर है सबको? आगे पॉइंट लिख दिया ना सबने, फ्लो चार्ट बना लिया। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन है ना ये? हाँ, सर वो हार्ट रेट का लिखवाया, विथड्रॉल ऑफ वेगस नर्व, सेंटर कमांड थ्योरी और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होना, उसके भी आगे चार फैक्टर्स आपने लिखवाया। हाँ, अभी फिर फोर्थ आपने फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ लिखवाया, और ये लिखता है ना वो फोर्थ फैक्टर के बाद में फ्रैंक स्टार्लिंग लो ऐसे लिख देना, पॉइंट नहीं है वो, किसी अंडर में नहीं आएगा, वैसे ही लिख देना इसके अंदर कंटिन्यूस में, अलग से हेडिंग डाल के या बॉक्स बना के, है ना, कंटिन्यू में है। ठीक है, और ये जो अभी मैंने बताया ना, ये किसके अंडर में आ जाएगा, क्या बताया अभी मैंने, ये फोर्थ फैक्टर फैक्टर के अंदर आ जाएगा। हाँ, तो ये फोर्थ फैक्टर के अंदर जाएगा। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन देखो, अभी हमने बेसिक्स पढ़ लिया, फिजियोलॉजी। हाँ, उसमें ही आएंगे ना, स्ट्रोक वॉल्यूम में ही आएंगे, कंटिन्यू में आएंगे, ये सब इसके कंटिन्यू में ही तो आएगा। अभी फैक्टर्स पे ही बात कर रहे थे हम, ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, ये स्पेसिफिकली। अब बात करेंगे एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन, इट वाज अब नाउ, अब हेडिंग क्या डालोगे, एप्लीकेशन इन एक्सरसाइज। आपको दिखावा करना है वहाँ, बिल्कुल एकदम दिल खोल के, एप्लीकेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, बड़े बड़े साइंटिफिक टर्म का इस्तेमाल करिए, जो जो आप कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड इट्स एप्लीकेशन। अब जनरल से चीज़ें यहाँ पे देख लो, रीडिंग कर लो, बेसिक से फैक्ट है, नॉर्मल पर्सन में, मॉडरेट और अनट्रेंड में 40 से 60% की इंटेंसिटी तक स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है। आपका 100% से 40 से 60% तक, उसके बाद में वो फर्दर देयर विल बी नो इंक्रीजिंग स्ट्रोक वॉल्यूम, इट विल इंक्रीज अप टू 40 to 60% ऑफ योर मैक्सिमम एक्सरसाइज। रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो इसको। रीजन में बताओ क्या होगा, रीजन कोई बताएगा? बताओ, 40 से 60 बड़ा इंटरेस्टिंग है और मजेदार है, मतलब सिंपल है। अ, ये मेरा क्वेश्चन है कि 60 से 40% तक ही क्यों इंक्रीज होगा स्ट्रोक वॉल्यूम, इससे आगे क्यों इंक्रीज नहीं होगा? इंक्रीज हुआ, आपने आपकी क्षमता का 40% अचीव कर लिया,
50% सपोज एवरेज मान लेते हैं सपोज, उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, क्यों? कौन बताएगा मेरे को ये? सर रिटर्न तो उतना ही आएगा ना जितना हमारी बॉडी में ब्लड है, वो रिटर्न नहीं आ रहा इतना जितना वो नहीं, तो उस हिसाब से। थोड़ा मिलता जुलता है पर नहीं है एग्जैक्ट, नहीं। जो आंसर बताएगा उसकी साइड उसको मेरी तरफ से 100 रुपीज का वाउचर। सर रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिल रहा सर, पूरा भरने का टाइम नहीं मिल रहा। मतलब संदीप सारी वीडियोस देख ली क्या? जो ओल्ड स्टूडेंट है उस पर अप्लीकेबल नहीं होगा ये वाउचर, नए वालों पे ही होगा, ठीक है? वेरी गुड। रिलैक्सेशन फेज, इसका आंसर क्या है कि डायस्टोल फेज कम हो जाएगा। अभी ये देखो रेस्ट के टाइम पे रिलैक्स कंट्रैक्ट, रिलैक्स कंट्रैक्ट, रिलैक्स कंट्रैक्ट। अब एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, धीरे धीरे बढ़ रहा है, कंट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स का टाइम कम हुआ, कंट्रैक्ट, रिलैक्स का टाइम कम, कंट्रैक्ट, रिलैक्स का टाइम कम। तो ये देखो रिलैक्स का टाइम कम हो रहा है, 72 बीट्स कर रहा है 60 सेकेंड में। अब ये अगर करेगा 150 बीट्स 60 सेकेंड में, तो यहाँ पे जो रिलैक्सेशन फेज है, जिस टाइम पे हार्ट में फीलिंग होती है, वो कम होते जाएगा कि नहीं होगा? कम होगा कि नहीं होगा? यस सर। कम होगा ना। रिलैक्सेशन फेज कम होगा, डायस्टोलिक फेज कम हो जाएगा। तो डायस्टोलिक फेज अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? देयर विल बी लेस टाइम फॉर रिफिलिंग, ठीक है? तो जब आप 40-50% से ऊपर क्रॉस करते हो तो उस टाइम पे हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ने के कारण मतलब रिलैक्सेशन कम टाइम मिलता है, और रिलैक्सेशन का टाइम कम मिलेगा तो रिफिलिंग कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? देयर विल बी नो इंक्रीजिंग इन द स्ट्रोक वॉल्यूम। गॉट इट? ये रीज़न है। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, एग्जाम में काम का नहीं है, आगे देख लेना है, वीडियो देख लेना इसको, अगर इसको समझ में नहीं आया ये पढ़ सकते हो आप। इतना काफ़ी है जो हमने लिखा, क्लियर है? ठीक है, ये पढ़ लो लाइन, ये लाइन पढ़ो। द फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लेटू इन स्ट्रोक वॉल्यूम इज दैट हाई हार्ट रेट एंड टाइम अवेलेबल फॉर द वेंट्रिकल फीलिंग इज डिक्रीजेस। ये रीजन है। देयरफॉर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम रिचेस टू प्लेटू एंड मे डिक्रीज साइटली एट हायर इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज। पर एंडोरेंस एथलीट में क्यों नहीं ऐसा होता, इसका रीजन भी लिखा हुआ है। ये जनरल पीपल के लिए है, फॉर नॉर्मल पीपल और अनट्रेंड एथलीट और मॉडरेट ट्रेंड एथलीट। बट इन द केस ऑफ एंडोरेंस एथलीट द रीजन इज गिवन why it is increased further even after 40 to 60% of maximum intensity। ये कार्डियक आउटपुट है, दोनों बढ़ेंगे तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है? पोजीशन के हिसाब से। नाउ सेकेंड आप लिखोगे चेंजेस इन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट विद डिफरेंट पोजीशन, ये हेडिंग डालोगे आप। आपकी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? चेंजेस इन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट विथ डिफरेंट पोस्चर और एंड पोजिशंस, ठीक है? तो यहाँ आप देख सकते हो, आप लेटे हो, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, हार्ट रेट बढ़ते जा रही है। पर स्ट्रोक वॉल्यूम की केस में क्या है? आप लेइंग कंडीशन पे हो, स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पे कम हो गया, सीट में, स्टैंडिंग में और कम हो गया, वॉक में। आपको रीजन पता ही है उसका, क्या है रीजन? यस बताएगा कोई? स्टैंडिंग में स्ट्रोक वॉल्यूम कम क्यों हो गया? बताओ, अभी मैंने बता दिया, वो डायग्राम पहले दिखा दिया। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये डायग्राम देख लो, लेइंग पोजीशन में बढ़िया आराम से, कोई ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं हो रहा है। यस वेरी गुड, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, देर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ब्लड इजिली फ्लो टुवर्ड्स हार्ट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज वेरी गुड, ठीक है? तो इस टाइम पे हम एक्सरसाइज भी करेंगे तो ऑलरेडी स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, ऑलरेडी ज़्यादा रहेगा। तो परसेंटेज रेट ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रोक वॉल्यूम इन द लेइंग पोजीशन, रिक्लाइनिंग पोजीशन विल बी लेस। ये आप सेकंड एप्लीकेशन लिखते हो अगर टाइम मिलता है तो एग्जाम में। ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा है इन लेइंग पोजीशन, बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है।
हम स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे तो ग्रेविटी विल अफेक्ट, यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाएगा हमारी लोअर लिम्स में और ऊपर की साइड में ब्लड नहीं जाएगा। बट व्हेन वी डू एनी मूवमेंट रनिंग, तो उससे स्ट्रॉन्गर पंप ग्रेविटी से मोर पावरफुल है जो हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाएगा, डेट इज अ मस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी पंप, जो आपको मैंने बताया, जिसके वजह से हार्ट की तरफ ब्लड ज़्यादा जाएगा और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये रीज़न है आपको ग्राफ में, तो इसको बढ़िया से लिखना आप हेडिंग डाल के। ठीक है, और ये डायग्राम बना के आ जाना, ये डायग्राम नहीं बनाया तो ये ग्राफ बना के आ जाना छोटा छोटा, और ये चीज़ को हाईलाइट जरूर करना अलग से लाइन में, नोटेट डेट देयर विल बी इंक्रीज डिक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम इन सीटिंग एंड स्टैंडिंग पोजिशन, ऐसा करके लिखना है एक अलग से लाइन छोड़ के। फिर उसके आगे रीजन लिखना, ऐसा रीजन डालना, फिर लिखना उसका रीजन। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सबको? है ना? ऐसे आंसर लिखोगे तो कैसे नहीं नंबर मिलेंगे बताओ। नेक्स्ट, कार्डियोवास्कुलर ड्रिफ्ट। कार्डियोवास्कुलर ड्रिफ्ट क्या है? ऐसे हर सब्जेक्ट में करना है ना। कार्डियोवास्कुलर ड्रिफ्ट क्या है? यस, कोई बताएगा? सुना होगा आपने पहले कभी? ये संदीप को छोड़ के कोई बताएगा? यस, एनीवन? एनी न्यू स्टूडेंट? चलो ये मैं आपसे, आप खुद ही बता दोगे, मैं आपसे पूछते जाता हूँ। जब हम गर्मी के टाइम पे हाई टेम्परेचर में रनिंग करेंगे तो क्या होगा? फटाफट आंसर करो। सत्यम, सपना, संदीप, रविकांत। यस, क्या होगा? हाँ, ब्लड प्लाज्मा होगा, उसकी वजह से क्या होगा? यस, वेरी गुड, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, उसकी वजह से क्या होगा? तो हार्ट तो हमें काम करना है, ब्लड तो पहुंचाना ही है। सपोज 5 लीटर रिक्वायरमेंट है, एक्सरसाइज के टाइम में 25 लीटर है तब भी पहुंचाना है, तो उसके कंपनसेनेटरी में क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ेगा, तो उसको भी बोलेंगे कार्डियोवास्कुलर ड्रिफ्ट। क्लियर? यस, राइट। ठीक है, तो आप एक और एप्लीकेशन डाल सकते हो, नेक्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर ये पॉइंट डाल सकते हो ड्यूरिंग एक्सरसाइज कंडीशन, कार्डियोवास्कुलर ड्रिफ्ट हेडिंग डालना, उसके अंदर लिख देना ये पॉइंट्स, है ना। ड्यूरिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा प्लाज्मा का लॉस हो जाता है, तो टोटल ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, तो रिफिलिंग कम होता है। रिफिलिंग इसको ऐसे भी लिख सकते हो फ्लो चार्ट में, हॉरिजॉन्टल फ्लो चार्ट बना सकते हो, जरूरी नहीं कि वर्टिकल बनाए, ऐसे हॉरिजॉन्टल फ्लो चार्ट बनाओ आप एग्जाम में ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? एक मिनट, ये स्वेटिंग, हॉट इन्वायरमेंट, सेकेंड स्वेटिंग, ओवर स्वेटिंग लिख दो, इससे क्या होगा? प्लाज्मा लॉस। ऐसे टाइप का आप हॉरिजॉन्टल वो बना सकते हो, है ना, तो उससे क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोलना चाहते हैं, पैराग्राफ में कैच नहीं हो पाए तो। उसके बाद क्या होगा? डिक्रीजिंग एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, उसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीजिंग स्ट्रोक वॉल्यूम, उसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीजिंग हार्ट रेट। और यहाँ बोल दिया क्या, ये कार्डियोवास्कुलर ड्रिफ्ट। क्लियर है सबको? ऐसा एग्जाम में आप कर सकते हो, फिजियोलॉजी में ऐसा फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, एरो का। क्लियर है? नोट कर लिया सबने ये? हेलो, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, ठीक है, हो गया ये। और क्या दिया है इसमें, देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा ऑक्सीजन कंजप्शन के साथ में। Cardiac output at rest and during some maximum exercise at given intensity does not change much following endurance training. In fact, cardiac output can decrease slightly due to, अब देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये क्यों है ऐसा?
अगर क्रोनिक ट्रेनिंग करते हैं, हम रेगुलर एंडोरेंस ट्रेनिंग करते हैं, है ना, तो कार्डियक आउटपुट रेस्ट के टाइम पे और सब एक्सियल एक्सरसाइज के टाइम पे चेंजेस नहीं देखने को मिलता। पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ हम बात कर रहे हैं क्रोनिक इफेक्ट की। अगर हम रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं, एंडोरेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो एंडोरेंस ट्रेनिंग की वजह से कार्डियक आउटपुट, रेस्ट के टाइम वाला कार्डियक आउटपुट और मॉडरेट इंटेंसिटी के टाइम वाला कार्डियक आउटपुट में कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, और जबकि वो कम भी हो सकते हैं। कार्डियक आउटपुट ट्रेंड एथलीट में कम हो सकता है रेस्ट के टाइम पे। क्यों कम होगा? क्यों कम होगा? रीजन दिया हुआ नीचे, आप बता भी सकते हो, सिंपल। मेन चीज क्या है? कार्डियक आउटपुट का मकसद क्या है? मकसद क्या है कार्डियक आउटपुट का? ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचाना। अब कम ब्लड में ही ऑक्सीजन हमारा ज्यादा ही पहुंच रहा है, तो ज्यादा ब्लड पंप करने की क्या जरूरत है? हार्ट को ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है? सपोज 5 लीटर में आप 200 ml ऑक्सीजन कैरी होता है हमारा, उसमें से सपोज हाँ, होमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, राइट, हेमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। और भी क्या फैक्टर्स होते हैं? आर्ट्रियल वेनस ऑक्सीजन डिफरेंस बढ़ जाएगा। क्या है रीजन? आर्ट्रियल वेनस ऑक्सीजन डिफरेंस बढ़ जाएगा। इस वजह से ज्यादा ब्लड पहुंचाने की जरूरत नहीं हार्ट को। आर्ट्रियल वेनस ऑक्सीजन डिफरेंस क्या होता है? इधर से आर्टरी आई, यहां से ऑक्सीजन लिया, हर 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होता है, उसमें से 4 ml ब्लड लेता है नॉर्मली, और 16 ml वापस जाता है। तो ये 20 माइनस 16 कितना हो गया? 4 ml। तो ये 4 ml क्या है? आर्ट्रियल वेनस ऑक्सीजन डिफरेंस। इसको हम पूरे हार्ट के लिए बोल दें तो इसको 5 लीटर से इंटू कर दो, तो पूरे कार्डियक आउटपुट का हो जाएगा, पूरे ब्लड का। तो ये क्या? आर्ट्रियल वेनस ऑक्सीजन। अब एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आर्ट्रियल वेनस ऑक्सीजन डिफरेंस बढ़ जाता है, या ज़्यादा ऑक्सीजन मसल्स में ज़्यादा कंजप्शन हो जाता है कम ब्लड में ही, तो इस वजह से हार्ट रेट को ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कार्डियक आउटपुट को। ठीक है, बस इतना, इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? एक एप्लीकेशन लिख सकते हो आप नॉर्मल से। ब्लड प्रेशर, आपको पता ही है ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? यस, हार्ट रेट के ऊपर, स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर, ब्लड वॉल्यूम के ऊपर, ब्लड की विस्कोसिटी के ऊपर, पेरिफेरल रेसिस्टेंस के ऊपर। ये फैक्टर्स है ब्लड प्रेशर। आप ये फैक्टर्स लिख सकते हो उसके अंडर में, ब्लड प्रेशर के अंडर में। ठीक है, क्लियर है? हाँ, ये फैक्चुअल पॉइंट है, इसको पढ़ लेना है। फैक्चुअल चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी ये। विस्कोसिटी बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ता है, एक टाइम बढ़ता है, तो 4 टाइम्स ब्लड प्रेशर कम होगा, है ना। अगर रेडियस वंस बढ़ता है, वंस रेडियस बढ़ता है, वंस टाइम, तो 4 टाइम्स ब्लड प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स है ब्लड प्रेशर के। सबसे कम ब्लड प्रेशर कहाँ पर होता है? चलो, ये एप्लीकेशन आ गया। डायनामिक एक्सरसाइज के टाइम पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है। देखो कहाँ गया पॉइंट? यहाँ देखो, डायनामिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे रनिंग वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, पर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, है ना, ड्यूरिंग डायनामिक एक्सरसाइज। ठीक है, क्या रीज़न है? रीज़न क्या है? हेलो, यस, व्हाट विल बी द रीज़न? जो आपको मैंने बताया, पेरिफेरल रेसिस्टेंस कम हो जाएगा इस वजह से। एक पॉइंट समझो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। किन चीज़ों पे? ब्लड फ्लो, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम बोल सकते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस पे। ये पॉइंट समझ में आया आपको? ये आपको लिखना है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल डिपेंड ऑन स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब ब्लड फ्लो के ऊपर।
सिस्टोलिक मतलब क्या, कंट्रैक्शन के टाइम वाला ब्लड फ्लो, और डायस्टोलिक सिर्फ पर डिपेंड करेगा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा एक्सरसाइज के साथ में। बट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। ये पॉइंट याद रख लो, बस ये लिख लेना। अपने पास अभी इतना टाइम नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको इन डेप्थ जाना है, ये याद रख लो बस। और अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो देख सकते हो अलग से, है ना? क्लियर है, ये पॉइंट याद रहेगा। हाँ, पर ये आइसोमेट्रिक के टाइम पे क्या है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे दोनों? क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंट कंट्रैक्शन रहता है, लगातार कंट्रैक्शन रहता है मसल्स में, रिलैक्सेशन का फेज नहीं मिलेगा, इसलिए सिस्टोलिक भी बढ़ेगा, डायस्टोलिक भी बढ़ेगा। ये याद रखना है बस आपको, इतना याद रखो बस अभी। ठीक है, आइसो डायनामिक के टाइम पे सिर्फ सिस्टोलिक बढ़ेगा, और आइसोमेट्रिक के टाइम पे सिस्टोलिक भी और डायस्टोलिक भी दोनों ब्लड प्रेशर बढ़ेंगे। ये याद रखना है बस, ये लिख दोगे आप तो काफ़ी है। ब्लड फ्लो का डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सरसाइज के टाइम पे, रेस्ट के टाइम पे ज़्यादातर ब्लड का फ्लो इंटरनल ऑर्गन की तरफ रहता है, पर एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है, ब्लड फ्लो 70 to 90%, 70 to 85% मसल्स की तरफ हो जाता है। ठीक है, इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ब्लड का? जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। रीजन बताओ, रीजन देखो। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, फ्लो साइड बनाना है आपको ऐसा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो, नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो नेक्स्ट पॉइंट हो गया। ब्लड प्रेशर के बाद में ब्लड प्रेशर वाला भी पॉइंट डाल देना, नेक्स्ट पॉइंट हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो। तो क्या ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या लिखोगे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है, ओवरऑल बॉडी का क्या होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है। वेसो कंस्ट्रिक्शन, सारी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है। क्लियर है यहाँ तक? ओवरऑल वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, सारी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है ब्लड बॉडी की। ठीक है, बट ड्यू टू लोकल वेसोडायलेटर्स, ड्यू टू लोकल वेसोडायलेटर्स जो मसल्स की तरफ ब्लड सप्लाई करती है, वो ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाती है। ये जो मसल्स है इसकी तरफ जो ब्लड वेसल्स जाती है वो रिलैक्स हो जाती है, वेसोडायलेट हो जाती है। ठीक है, तो जो हार्ट से निकलने वाला ब्लड है वो मसल्स की तरफ फ्लो हो जाता है, इंस्टेड ऑफ पासिंग टूवर्ड्स इंटरनल ऑर्गन्स। ये इंटरनल ऑर्गन से ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मसल्स की तरफ। क्लियर है सबको ये पॉइंट? तो दिस इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो, ये आपको हेडिंग डालनी है इसके अंदर। समझ में आया क्या बोला मैंने? ब्लड का फ्लो मसल्स की तरफ बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि मसल्स की तरफ जो ब्लड सप्लाई करती है वो वेसो डायलेट हो जाती है, डायलेट, रिलैक्स, और जो इंटरनल ऑर्गन की तरफ ब्लड सप्लाई करती है वो वेसो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। क्लियर है? ये पॉइंट लिखना है और ये आपको दर्शाना है। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्लियर है सबको?